ये लिगेंड कैसा होना चाहिए? तो आंसर है एक दंतुक होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये दंतुक क्या है, तो देखो यहां पर निकल को Cl परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर दाता परमाणु कौन हुआ? Cl, और एक अकेला परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक लिगेंड ये ले लिया CH2 और ये NH2 और NH2। अब आप बताओ, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी जोड़ा होता है, तो ये कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन किसको दूंगा? तो आंसर के मेटल को। ये कहेगा कि मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दूंगा? मेटल को। तो ये पूरा का पूरा एक अणु है, इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, ये नाम है इसका। अब बोलो, एथेन 1,2 डाइमीन एक अणु है, एक अणु, लेकिन इसमें दो परमाणु ऐसे हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं। तो दो देने वाले हैं, तो इस लिगेंड का नाम द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड। अब बताओ, अगर तीन दाता परमाणु होते तो नाम क्या हो जाता? त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब देखो, जब दाता परमाणु यानी डोनर एटम केवल 1 हो तो उसे हम बोलेंगे एक दंतुक, या इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जब लिगेंड के पास केवल और केवल एक दाता परमाणु हो जो केंद्रीय धातु के साथ क्या बना सकता हो? उपसंयोजक बंध, तो वह लिगेंड कहलाता है मोनोडेंटेट यानी एक दंतुक लिगेंड। लेकिन ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो तो वह कहलाएंगे द्विदंतुक लिगेंड। ओके, तीसरी चीज, ऐसे लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु हो 3, तो वह कहलाएंगे त्रिदंतुक यानी ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके, इसी तरीके से अगर 5 होंगे तो पेंटाडेंटेट यानी पंचदंतुक, और 6 होंगे तो षटदंतुक यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के हो गए? तो बहुत सारे हो गए, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। क्लियर? तो लिगेंड इतने टाइप के दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अच्छा, अभी एक चीज अपन ये देखें कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया CN में से C किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है। मेटल को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है। कौन? C। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसका कार्बन के पास है और ये दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये मेटल को दे रहा है। ये दो अलग अलग केस है। तो देखो, Cn में से C ने M को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया। NC मैंने इसको उल्टा कर दिया और N ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया। इसका नाम तो होता है साइनो ग्रुप, इसका होता है आइसोसाइनो। ओके, अब बोलो, यहां पर Cn को हम कैसा लिगेंड मानेंगे? एक दंतुक या द्विदंतुक? भाई इसमें दे तो ये परमाणु रहा है, एटम, ये वाला एटम दे रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इसे एक दंतुक कहना चाहिए। लेकिन देने की क्षमता इसमें भी है, तो इसका मतलब है यह तो बिल्कुल फ्रॉग जो होता है मेंढक, उसकी तरह हो गया। मेंढक कहाँ रहता है? तो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, तो हम उसे बोलते हैं एम्फीबियंस।
और हिंदी में बोलते हैं उभयचर। ओके, तो वैसे ही ये लिगेंड जिसमें दाता परमाणु तो दो, बात ध्यान से सुनना, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो दो हो लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु ही धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता हो, ऐसे लिगेंड को उभय दंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा लिगेंड कहलाएगा? उभय दंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो मैंने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी कर दिया। एक तो आवेशों के आधार पर 3 प्रकार के, ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक, और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर ये 6 तरह के हमने देख लिए। एक दंतुक यानी मोनोडेंटेड, द्विदंतुक बाइडेंटेड, तीन दंतुक ट्राइडेंटेड, शत दंतुक यानी हेक्साडेंटेड। ठीक है, तो देखो मैं एक बार हेक्साडेंटेड का भी एक एग्जांपल दूंगा, पहले इसके पहले एक चीज और, कि अगर मैंने एथेन 1,2 डाइएमीन लिया, ये एथेन 1,2 डाइएमीन है, तो बताइए ये कौन सा लिगेंड है हमारा? ये भी लोन पेयर रखता है, ये भी लोन पेयर रखता है, नाइट्रोजन क्या रखता है? लोन पेयर, और यहां पर भी रखता है। तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है। तो देखो ये पूरी स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, बिल्कुल ऐसी चेन बन गई जो बीच में से टूटी हुई नहीं है, कंटिन्यू चल रही है, ऐसी रिंग बन गई है, और इस रिंग को बोलते हैं हम कीलेट रिंग या कीलेट वलय। तो कीलेट वलय बनाने का अधिकार किसको है? तो जिनके पास कम से कम 2 दाता परमाणु हो। जैसे मान लो ये मेटल है, इस मेटल को मैं इस हाथ से भी पकड़ लेता हूं और इस हाथ से भी पकड़ लेता हूं, तो ये पूरी रिंग बनी नहीं बनी? देखो आप, बन गई। तो ऐसे कैसे ही इसने इसको पकड़ लिया और इसने भी इसको पकड़ लिया और ये पूरी रिंग बन गई, इसलिए इस रिंग का नाम हो गया कीलेट रिंग या कीलेट वलय। और कीलेट वलय बनाने वाले जो ये लिगेंड हैं, इन्हें हम बोलते हैं कीलेटी कारक लिगेंड। कौन से लिगेंड? कीलेटी कारक लिगेंड। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है कि कीलेटी कारक लिगेंड किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे उसकी डेफिनेशन कि जिसमें ऐसा लिगेंड जिसमें कम से कम 2 दाता परमाणु हों जो मेटल को एक साथ इलेक्ट्रॉन दे करके और उपसंयोजक बंध बनाते हों, और ऐसी स्थिति में एक वलय का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे लिगेंड कीलेटी कारक लिगेंड कहलाते हैं, और ये जो वलय बनती है वो कीलेट वलय कहलाती है। ठीक है, अब शट दंतुक लिगेंड का एक एग्जांपल जो बहुत फेमस है, EDTA। EDTA एक शट दंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2 और NH2। ओके, मैंने ये लिख दिया एथेन 1,2 डाइएमीन, या इसको एथिलीन डाइएमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों H को इस तरीके से ओपन करके लिख देता हूं और इसको भी ऐसे कर देते हैं। ओके, अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसके लोन पेयर तो बना लेते हैं, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, यानी 2 दाता परमाणु आपको नजर आएंगे। अब यहां पर मैं एक H हटा करके CH2 COO- इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। ओके, आप जानते होंगे ना, CH3 COO- ये एसीटेट ग्रुप कहलाता है, और यहां जब H लगा होता है तो इसको एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो यहां से H हटाते से ही ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो गया एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन में से मैं H को हटा देता हूं, एक H को, तो यहाँ बॉन्ड फ्री हो गया। और बताइए ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है वो यहां से मैंने इस पे जोड़ दिया। ठीक, तो ये हमारे इधर एसीटेट, इधर भी मैंने जोड़ दिया एसीटेट, और ऐसे ही इधर भी मैंने जोड़ दिया CH2 COO- और इधर भी
CH2 COO माइनस। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें आप देखें यहां पर ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी ये क्या कहलाएगा आपका ऐसा दाता परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, यानी यह भी दाता हो गया। दूसरा ये दाता 2, तीसरा ये 3, चौथा ये 4, पांचवा ये और छठा ये। ओके, तो 6 दाता परमाणु हो गए, इसलिए इस लिगेंड को हम बोलेंगे षट दंतुक लिगेंड, और इसका नाम हो गया EDTA एथिलीन। ये रहा एथिलीन, CH2 को बोलते हैं हम एथिलीन। डाइएमीन, ये 2 एमीन ग्रुप, तो एथिलीन डाइएमीन। और 4 है हमारे एसिटिक एसिड का आयन फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एसीटेट। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, अब यहां पर इसको ब्रैकेट में बंद करके और जितने माइनस चार्ज है वो यहां लगा दें, ये। तो EDTA, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। बात क्लियर? अब 2 मिनट में बात समझना, इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 6 हैं। तो देखो, मान लीजिए एक मेटल लेता हूं, ये मेटल, इस मेटल को ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। तो बताइए यहां पर वलय तो बहुत सारी बन गई है ना। हम सबसे छोटी वलय देखते हैं, ये वाली एक वलय बन गई, तो ये भी किलेटी कारक लिगेंड हो गया। कौन? EDTA भी किलेटी कारक लिगेंड है, और ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल भी होगा, क्योंकि इसको पहले, इस मेटल को पहले मैंने 2 हाथों से पकड़ा था, और अब यहां तो ये कितने हाथों से पकड़ रहा है? 6 हाथों से पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है जिनमें किलेट वलय बनाने की क्षमता ज्यादा होगी वो संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा स्थायी होंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पे। मैं आपको बता रहा था समन्वय संख्या। अब देखना समन्वय संख्या के बारे में। किसी धातु परमाणु को, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है, इस प्लेटिनम को NH3 6 और यहां पर +2 लगाते हैं, ये। तो इस प्लेटिनम को कितने NH3 ने घेर रखा है? 6। और यहां पर दाता परमाणु कितने हैं? केवल ये नाइट्रोजन है। तो मेरी ट्रिक ये है कि मैं इसको हटा करके और यहां पर लिख दूंगा 1। मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहां दाता परमाणु कितना है? 1 है, इसलिए एक दंतुक लिगेंड है तो 1 लिख दिया, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 6 से। तो कितना आ गया? 6। 1 × 6 = 6, यानी हम ये कहेंगे प्लेटिनम की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अब ध्यान दें, अगर मैंने मान लीजिए यहां लिख दिया आपके CH2, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, CH2 NH2 CH2 NH2, और इसका कर दिया मैंने होल थ्राइस। अब बताओ इसमें दाता परमाणु कितने हैं? एक तो ये वाला है और एक ये, तो 2 है, यानी ये द्विदंतुक, ओके, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां पर मुझे इसको जब मैं हटाऊंगा तो इसकी जगह मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो आंसर कितना आया? 6। यानी हम ये कहेंगे कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना है? 6 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल यहां लिखे हुए को आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन आया प्लेटिनम की समन्वय संख्या है, बच्चा लिखा जाएगा 3, जबकि 3 नहीं है, जब है कितनी? 6। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दाता परमाणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब देखो ये फॉर्मूला लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, तो इसको लिखने का शॉर्ट तरीका होता है EN। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन।
इसको शॉर्ट में लिख देते हैं इस फॉर्मूले को En की फॉर्म में। तो आपको जब भी ये लिखा मिलेगा तो ऐसा लिखा मिलेगा En का होल थ्राइस, या अगर 2 होंगे तो ट्वाइस लिखा मिल जाएगा। ठीक, ऐसे कैसे ऑक्जेलेट आयन जो होता है COO माइनस COO माइनस, इस आयन को लिखते हैं C2O4 माइनस 2 भी लिखते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है OX। इसका लिगेंड की फॉर्म में नाम होता है ऑक्जेलेटो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऑक्जेलेटो ही है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है OX। आपको कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए OX तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑक्जेलेटो है। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है OX और यहां लिखा हुआ है 2। अब पूछा प्लेटिनम की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखो, ऑक्जेलेटो आयन में COO माइनस और COO माइनस में ये भी दाता परमाणु था, ये भी दाता परमाणु था। कितने दाता हो गए? 2। तो यहाँ पर ऑक्जेलेटो की जगह हम कितना लिख देंगे? 2, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो आंसर कितना आया? 4। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या निकाली? समन्वय संख्या। तो अपने सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स की तरह ही लिखे जाते हैं। यानी जैसे मैंने लिखा NaCl, तो NaCl में पहला भाग प्लस और दूसरा भाग क्या होता है? माइनस। तो ऐसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव पार्ट पहले तो आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या सिंपल फॉर्म में है। तो देखो, मान लीजिए मैंने लिखा NiCN का होल 4, और इस पर चार्ज कितना आ गया? -2। ओके, अब -2 चार्ज क्यों है? क्योंकि निकल के ऊपर +2 चार्ज होता है और Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, और ये कितने हैं? टोटल 4 है। तो टोटल कितना आ गया? -4। तो -4 तो इसका +2 इसका, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? -2। और ये डिफरेंस वाला चार्ज हम कहाँ लगा देते हैं? ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया संकुल ऋण आयन यानी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन, यानी इसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चार्ज होता है। तो हमें इसका भी क्या याद होना चाहिए? चार्ज याद होना चाहिए, और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था हमें याद होनी चाहिए। मैं इसकी भी लिस्ट दे दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पर कितना कितना ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया एक ऋणायन बनाया। अब इस ऋणायन को उदासीन करना है, तो जितने या नेगेटिव है उतने ही चार्ज वाला या कोई पॉजिटिव जोड़ दे। तो जैसे हम यहाँ जोड़ देते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम यहाँ लगाने पड़ेंगे। क्या लगा दिया हमने? K2। तो K2 जैसे यहाँ लगा, यहाँ का -2 खत्म, क्योंकि 2 प्लस से 2 माइनस क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हें हम बोलेंगे केटायन। और ये कौन से केटायन कहलाएंगे? सिंपल केटायन। ओके, ये कौन से केटायन है? सिंपल केटायन। और ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन या कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। ठीक है, तो इन आयनों को जो कि कॉम्प्लेक्स के आयन को उदासीन कर रहे हैं, इन्हें एक नाम दे देते हैं काउंटर आयन। कौन सा आयन? काउंटर आयन। तो ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, और ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स आयन। कभी भी इसको जब पानी में डालेंगे तो ये यहीं से 2 टुकड़ों में टूटेगा, K+ अलग हो जाएगा और ये पूरा का पूरा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से ये भी टूट जाए, इसके अंदर का कोई आयोनाइजेशन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही आयन बना करके अलग हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले हैं ये अलग आयन बना करके
अलग हो जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि सरल तो धनायन और संकुल हो गया ऋणायन। ओके, जैसे वापस लिख देता हूं मैं K2NiCN का होल 4। ये एक एग्जांपल हो गया सरल धनायन और संकुल ऋणायन का। एक ये लिख दिया मैंने CuNH3 का होल 6, इस पर पूरे पर चार्ज है +2, तो ये हो गया संकुल धनायन। और इसको उदासीन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मैं ऋणायन लगाऊंगा। अब ऋणायन हम आगे नहीं लगाएंगे, ऋणायन कहां लगते हैं, पीछे, क्योंकि पॉजिटिव पहले होता है, नेगेटिव बाद में होता है। देख लो यहाँ पे पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में, तो ये पूरा पॉजिटिव है। अब इसको उदासीन करने के लिए Cl- लेते हैं, तो ये Cl- कितने ले लिए हमने, 2, तो इस 2 Cl- ने इस पूरे को उदासीन कर दिया, तो ये कहलाएगा संकुल धनायन और ये सरल ऋणायन। ओके, तो ये दोनों प्रकार आपने देख लिए। तीसरा हम देखेंगे जिसमें धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी क्या हो, संकुल हो। ऐसा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेटिनम +2 अवस्था में है, Pt किस अवस्था में, +2 अवस्था में। तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, +2, क्योंकि NH3 के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या होता है, उदासीन अणु होता है, तो इसके ऊपर तो 0 × 4 कर देंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और Pt किस अवस्था में, +2 में, तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना डेवलप हुआ, +2। ऐसे यहां देखें, ये प्लेटिनम भी +2 में है और ये Cl -1 × 4, तो इस पर टोटल कितना आ गया, तो +2 - 4 मीन्स -2, तो इसका हो गया ये -2। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, तो ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड में ये पॉजिटिव पार्ट और ये पूरा क्या है, नेगेटिव पार्ट। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये यहां से 2 पार्ट में टूटेगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा +2 और ये पूरा पार्ट हो जाएगा -2। तो ये दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयनों में डिसोशिएट हो गया। तो ये हो गया हमारे जब धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी क्या हो, संकुल हो। चौथा प्रकार हम देखेंगे उदासीन संकुल, NiCO का होल 4 और इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी निकल भी किस अवस्था में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हम जानते हैं कार्बोनिल लिगेंड तो वैसे ही क्या होता है, उदासीन, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे उदासीन संकुल। ठीक है, तो आज तक के लिए हमारी ये क्लास यहीं तक, फिर इसके आगे का और हम नेक्स्ट क्लास में